झूला सर्कुलर में घूम रहा है तो आप बिल्कुल नहीं पी सकते चाय। तो आप समझ लीजिए नॉन इनर्शियल है। बढ़िया तरीका हमने बताया ना कि आप ऐसे करके कीजिए, आपको पता लग जाएगा इनर्शियल नॉन इनर्शियल। पहले ये पहचानना जान लीजिए कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल को हम चेक कैसे करते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट है सेकेंड पॉइंट होता है कि सूडो फोर्स क्या होता है। देखिए सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी टू acceleration of observer। मास ऑफ द बॉडी तो बड़ी सिंपल सी चीज है। और डायरेक्शन की जहां तक बात है, आगे माइनस लगा लेना और यहाँ वेक्टर डाल लेना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स होता है हमारा माइनस ए ऑब्जर्वर का मतलब अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर होगा। आप डायरेक्शन लिख दीजिए। डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। हो गया क्लियर हो गया पॉइंट सबको? यस। तो ये पॉइंट था। आप हमेशा एक्सेलरेशन और इसको देख के आंसर आप दीजिए। आइए मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे अभी मैं ट्रॉली का एग्जांपल लिया। एक ब्लॉक को ऊपर रख लेना, ट्रॉली पे ब्लॉक रख लो, ट्रॉली को लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेट कर रहा हूँ। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है। तो क्वेश्चन लिखिए ड्रॉ एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द ब्लॉक। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द ब्लॉक। आपको ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द ब्लॉक। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द ब्लॉक। बेटे ब्लॉक के लिए आपको एफबीडी बनानी है। पहले बताओ तुम्हारा फ्रेम कैसा है? इनर्शियल नॉन इनर्शियल आंसर देते जाओ। कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। क्यों? जहाँ तुम बैठे हो तुम मोशन में हो क्या? आंसर तो सही था तुम लोग का बेटा। स्ट्रिक्टली अर्थ इज नॉन इनर्शियल बट सिंस योर एक्सेलरेशन इज वेरी लेस 0.034 लाइक ऐसे कुछ होता है, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। नाउ वी अज्यूम दैट अर्थ इज इनर्शियल। बातें पूरी समझ में आ गई? यस सर। अर्थ के सरफेस पर जो बॉडी है वो बॉडी देखने में लग रही है बट ऐसे नहीं है। वो एक्चुअली अर्थ के साथ घूम रही होगी। अर्थ रोटेट होगा तो ये भी रोटेट होती रहती है। और इसका जो एक्सेलरेशन आएगा 0.034 होगा। क्योंकि ये बहुत कम होती है इसलिए अर्थ को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा फ्रेम कैसा है? इनर्शियल है। तो आगे समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो तो अभी हम इनर्शियल मानेंगे। तो इस पर हम वीडियो बनाएंगे। देखिए क्या फोर्स लग रहा होगा। एक तो एनर्जी लग रहा होगा इसका अपना खुद का।
और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। बस ना। फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा एफएस। किसने बता दिया? भगवान ने बता दिया। रफ बोलेगा तब तो लगाऊंगा, नहीं रफ बोलेगा तो लगाऊंगा। जबरदस्ती सारे लगा दूंगा। हाँ जी, सूडो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? लगेगा पीछे लगेगा। तो क्यों लगाओगे सूडो यार? नो सूडो फोर्स। जब तक फ्रेम तुम्हारा नहीं होगा एक्सेलरेटेड, मैं थोड़ी लगाऊंगा। नो सूडो फोर्स। अब अगर दूसरा इसी में मैं ऑब्जर्वर कुर्सी के ऊपर बैठा देता हूं। देखिए ऑब्जर्वर यहीं बैठ गया। ठीक है, ऑब्जर्वर उसी पे जाके बैठ गया। अब ट्रॉली एक्सेलरेटेड है तो मैन भी ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेटेड होगा, है कि नहीं? यस सर। भैया ट्रॉली पर तो आदमी बैठा है तो मैन तो बैठा ही है, तो ट्रॉली है तो मैन भी है, और क्या है कि नहीं? अब फ्रेम हो गया तुम्हारा नॉन इनर्शियल, क्योंकि तुम ट्रॉली पे जाके बैठ गए। अब सूडो फोर्स लगाओगे, बिल्कुल लगाऊंगा। ऊपर नॉर्मल लगा दिया, डाउनवर्ड एमजी लगा दिया, और फ्रेम एक्सेलरेटेड किधर है बेटा? लेफ्ट में। फ्रेम लेफ्ट में एक्सेलरेटेड है तो आपका किधर हो जाएगा? सूडो फोर्स राइट हो जाएगा। मास ऑफ द बॉडी इनटू ए। मास ऑफ द बॉडी इनटू ए। तो अब सबको क्लियर हो गया बेटा इनर्शियल नॉन इनर्शियल का पंगा? ठीक है, डायग्राम बना लो, मैं डायग्राम रब करूंगा। जो बच्चा बना रहा है बनाए। ये था पॉइंट। चलिए दूसरा आगे पॉइंट देखिए। एक क्वेश्चन और कर लो, थोड़ा सा फील हो जाएगा, आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। लिफ्ट वाले एक चीज कर लो, लिफ्ट वाला क्वेश्चन कर लो। तो लिफ्ट के अंदर एक मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, और इसके ऊपर हमने आदमी या चलो ब्लॉक ही रख देता हूँ, ब्लॉक रख दिया, और हम दो फ्रेम से करेंगे, हम ग्राउंड फ्रेम से करेंगे सॉल्व इसे। तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे ले लिया, और लिफ्ट आपके ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए। इसका एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन है अपवर्ड। ब्लॉक का एबीडी पहले बना लेता हूँ। बोलो जी, फ्रेम कैसा है? इनर्शियल नॉन इनर्शियल? मैं तेरे खोपड़े मारूं में घुस के कि अपने खोपड़े मारूं? सुबह तुम लोग भांग खा के बैठ जाते हो, देखा अभी भारती अंदर गई है, तुम लोग तो नहीं लेते हो कुछ रात को? क्या तुम सर ग्राउंड पे बैठे हो, करो मैं लगाऊंगा इनर्शियल नॉन इनर्शियल में कंफ्यूजन हो रहा है यार, तो कैसे बात बनेगी? लिफ्ट में कहाँ बैठा हूँ? लिफ्ट देखा जाएगा तो ऑब्जर्वर देखा जाएगा। ऑब्जर्वर। चलो अच्छा देखो, ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगा दो, नॉर्मल लगा दो, एमजी लगा दो, तो आप लगाए करो कम से कम। और इसका सूडो फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रेम आप जहाँ बैठे हो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है, तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा। ये बताओ तुम्हें देखने में लगेगा ऊपर जा रहा है, दिखेगी लिफ्ट ऊपर ज्यादा? नहीं दिखेगी। अगर यहाँ देखोगे लगेगा ना लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नहीं लग रहा है?
लगेगा। साइड में एरो डालो, यहाँ लिखो ए, एरो डालो, लिखो यहाँ एक्सेलरेशन ए। अब लॉ ऑफ न्यूटन लगाओ, लॉ ऑफ न्यूटन ओबे होगा कि नहीं होगा, ये भी बताते जाओ जरा। होगा। जब सूडो फोर्स लगता है तो नहीं लगता है, समझ में आया? नॉन इनर्शियल में लॉ ऑफ मोशन काम नहीं करता, बट इनर्शियल फ्रेम में काम करता है। तो नेट फोर्स बताओ क्या है? व्हाट इज नेट फोर्स? ए को देख के बताना, mg माइनस एन या n माइनस mg। ये आंसर आप लोग स्मॉल ए को, ये एक्सेलरेशन देख के बताया करो, ठीक है ना? n ग्रेटर होगा तभी बॉडी ऊपर जाएगी, n माइनस mg इज इक्वल टू ma। n देखो आ गया mg प्लस ma। मुझे बस आपका थोड़ा सा सूडो फोर्स क्लियर करना है। तो मान g प्लस ही हो गया, इफेक्टिव वेट हमारा बढ़ गया, ये था अपरेंट वेट, नॉर्मल इज कॉल्ड अपरेंट वेट। अब इसमें बाकी सारे केसेस में अपने आप हम लोग लिख लेंगे। अब हर केस डिराइव नहीं करेंगे, एक समझ में आ गया है। 5 केस बनाया करिए। पहला केस आपने देखा, अगर मूविंग डाउन है विद एक्सेलरेशन तो आप क्या लिखेंगे? नॉर्मल रिएक्शन m साइन चेंज कर दो g माइनस से। और अगर मूविंग डाउन है विद यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म डाउन तो है लेकिन मोशन यूनिफॉर्म है, तो इसमें ए क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा 0, नो एक्सेलरेशन। अगर मूविंग अप दिखाते हैं, अब फिर एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है। सॉरी, तो हो ही गया था ना? नहीं, तो हो गया था केस। मुझे लेना था फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब डाउनवर्ड जाएगा, और फ्री फॉल में ये जो होता है हमारा ग्रेविटी इक्वल हो जाता है। क्लियर? तो अब जो नॉर्मलाइजेशन आएगा कितना आएगा? 0। 2 mg। इसे बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं इसे? वेटलेसनेस। आपको लगेगा बॉडी के अंदर वेट है ही नहीं है। जैसे किसी को आप 15th फ्लोर पे मान लो रहते हैं, वहां से किसी पत्थर को लेके, किसी बोरे को लेके, किसी आदमी को लेके नीचे जंप कर जाओ, कुछ नहीं, तुम्हें लगेगा बॉडी का वेट ही नहीं है। राइट? तो अगर फ्री फॉल कंडीशन में है तो बॉडी का अपरेंट वेट बेटा 0 होता है, हमेशा याद, ठीक है ना? अब लास्ट केस है लिफ्ट इज मूविंग डाउन। इस सेंटेंस में लिखो लिफ्ट इज मूविंग डाउन। with acceleration more than g, with acceleration more than g। क्या होगा नॉर्मल? बताओ जरा। n is equals to mg। minus NA। minus MA। तो माइनस m नॉट नेगेटिव होगा। क्या हुआ? नेगेटिव होगा और जो बॉडी है वो मैं आपको दिख रहा हूँ। यस सर। देखो मैंने हाथ पे ले लिया है कैप, देख रहे हैं ये हाइलाइटर का कैप लिया है। तो मैं कैप को ऐसे देखो, मैं नीचे जाऊंगा, देखना जरा कैप कहाँ जा रही है। तो कैप मेरे साथ नहीं आएगी, दिख रहा आपको? कैप मेरे साथ नहीं आ रही है। मैं सडन नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरा
फॉर्म जी से ज्यादा नीचे जा रहा, मतलब 10 मीटर से ज्यादा एक्सपीरेशन से नीचे जा रहा, तो कैप मेरे साथ नीचे नहीं आ रहा है। तो अब बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन क्या बताना चाहते हो? अगर आपके हाथ पे कोई चीज रहेगी तभी तो वेट महसूस करोगे। जब हाथ पे है तुम्हारा, जब तुम्हारे हाथ के साथ कांटेक्ट ही नहीं बन रहा तो वेट महसूस करोगे क्या? वेट क्या बताऊं फिर? जीरो। सभी लोगों को समझ आना जरूरी है बेटा। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर आके ना कोई केले बेचने आया है। कोचिंग करने का जिम्मा मुझे नहीं लगता आपके पिताजी लिए हैं। कि कोई है बच्चा जिसके मम्मी पापा ने डिसीजन लिया कि कोचिंग करना करो जबरदस्ती? बोलो कोई बच्चा नाम बताएगा जिसके घर वाले कह रहे हैं कोचिंग करो कि है कि आप नहीं चाहते घर वाले जबरदस्ती करें कोचिंग करो? है कोई बच्चा ऐसा? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी बच्चा यहाँ घूमने फिरने आया है एडमिशन करा के 5-6 महीने मजे लेने के लिए नहीं आया होगा। जी जान से पढ़ने के लिए आप लोग आए हैं, तो आप आंसर भी थोड़ा सा मजबूती के साथ फील करके दिमाग से दीजिए और कोशिश भी करिए, क्योंकि ये हर किसी का म्यूचुअल एफर्ट है। घर वाला, इंस्टीट्यूट वाले, टीचर, बच्चा, और इस सारे एफर्ट में आप जान ही रहे हैं कि मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो बच्चे का एफर्ट है। तो इसको आप जब तक आप नहीं करोगे बात बनेगी नहीं। जैसे मैंने दिखाया कि बेटा आपके साथ कांटेक्ट नहीं रहेगा, ये तो बॉडी उठ जाएगी, तो बॉडी उठ जाएगी हवा में, तो इसलिए आपका नॉर्मल हो जाएगा। सबको समझ में आया? नॉर्मल जीरो हो गया? यस सर। ठीक है, ये कुछ देख लेना फिर। ये चीजें थी जो लिफ्ट के अंदर। और अगर क्वेश्चन में आपको मान सपोज करो कि मैं आपको कोई टेंशन ले लिया, रस्सी ले लिया, सेम चीज है कि मेरा लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब यहाँ बोलेंगे कि सपोर्ट जो था तुम्हारा, सपोर्ट सिस्टम ऊपर जा रहा है, लिफ्ट नहीं बोलेंगे, सपोर्ट सिस्टम बोलेंगे। या चाहे लिफ्ट के अंदर भी डाल सकते हैं इसको, सीलिंग के साथ लगा के लिफ्ट के अंदर ही डाल दो, ऊपर जाएगा। फिर बोलेंगे लिफ्ट नीचे जाएगी, बेटा लिफ्ट नीचे देखो जा रही है, तब क्या होगा? टेंशन, है ना? फ्री फॉल में क्या होगा? टेंशन। तो आप बताना कि इसमें जो टेंशन आएगा वो क्या बताऊं? जो नॉर्मल था उसे टेंशन से रिप्लेस कर देना, और वही सारी चीजें लिफ्ट वाली यहाँ लगाते रहना। जैसे यहाँ पूछेंगे तो आप mg माइनस नहीं कर देना, फ्री फॉल होगा, जीरो हो जाएगा। ये सारी बातें समझ में आया? जो नॉर्मल रिएक्शन ले रहे थे नाम ऊपर से लटका रखा, तो नॉर्मल रिएक्शन लेके आप टेंशन बोलना। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ, और ज्यादा नीचे फास्ट जाएंगे तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, टेंशन जीरो भी हो जाएगा। ये चीजें हैं। लास्ट पॉइंट ये भी ट्रॉली करते हैं तो ये भी किया करो आप। रस्सी जब करते हैं ना तो ये भी करना। जैसे हमने ट्रॉली एग्जांपल लिया था, आपने इसको एक्सेलरेट किया, तो एक्सेलरेट करने से क्या हुआ? हमारा पेंडुलम पीछे चला गया। तो पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगा देना, मास इनटू ए। ट्रॉली के अंदर बैठ जाना, जो आपको लगे सूडो लगाना है तो आप समझ लो ट्रॉली पे बैठ के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ट्रॉली के अंदर बैठना, सूडो लग जाएगा। ए राइट हैंड साइड है, सूडो पीछे लगेगा, mg डाउनवर्ड होगा। इनका एक रिजल्टेंट देखिए आ गया, रिजल्टेंट अलोंग स्ट्रिंग आ जाएगा। तो आप कोई बता सकता है मुझे टेंशन इसमें कितना बताऊं? व्हाट शुड बी टी? आप देखिए अपोजिट फोर्सेस बैलेंस करके भी देखिए, टी के अपोजिट क्या फोर्स है? बोलिए, टी के अपोजिट क्या फोर्स होगा? हाँ, फील आ रही है ना? आत्मा में तुम्हारी सही चीज आ रही है, समझ रहा हूँ। तो ये होल स्क्वायर करके कर लेंगे तो ये आ जाएगा। रूट लगाने के बाद आप बिल्कुल समझ गए कि मतलब मैं क्या करूंगा। अच्छा, दूसरी चीज आपको यहाँ एंगल पूछेंगे ये वाला, है ना? थीटा एंगल लेके यहाँ थीटा लेके आ जाना। तो देखो mg डाउनवर्ड, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, mg डाउनवर्ड है, ma हॉरिजॉन्टल है, और रिजल्टेंट आपके डायगोनल पर आ गया,
ये एंगल हो गया थीटा एंगल। तो बताइए मुझे मैं tan थीटा क्या लिखूं? ए बाई जी। ए अपॉन जी। ए है, ये जी हो गया mg, ma पीछे हो गया, mg डाउनवर्ड हो गया, तो tan थीटा होगा ma बाई mg, tan थीटा ma अपॉन mg। मास कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन जी। सबको क्लियर हुआ बेटा? किसी को डाउट है? फिर से चाहते हैं तो एक्सप्लेन करें। बादल टेंशन वाला, अरे भाई देखो, टेंशन की डायरेक्शन के अपोजिट ma है, नहीं है, mg है, ये भी नहीं है। तो टेंशन के अपोजिट फोर्स जो आएगा वो ma mg 90 डिग्री पे पाइथागोरस लगा के आएगा ना भाई। बोलो, जहाँ रिजल्टेंट जाएगा वहीं रस्सी जाएगी। जहाँ ma mg का रिजल्टेंट आएगा वहीं तो स्ट्रिंग जाके रुकेगी। समझ रहे हो पॉइंट? तो दो फोर्स जब 90 डिग्री लगते हैं तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर करने से आएगा ना। अब समझ में आया? हैं? वैसे बताऊं, अगर समझ में आया ना, टीचर जोर से बोल रहे तो बच्चे यार छोड़ो, समझ ही गया। समझ ले यार, समझ ले। टेंशन के कंपोनेंट से भी कर सकते हो। देखो मैं दूसरा मेथड बता दूं, शायद वो जल्दी समझ में आया तुम लोगों को। इधर हो गया ma, डाउनवर्ड हो गया mg, इधर देखा है आपने t, ये एंगल देखिए थीटा आएगा क्या इधर वाला? तो t को कंपोनेंट बना लो, इधर आएगा t cos, थीटा से cos आता है। क्लियर है ना सबको? इधर साइन है। जब भी आप कंपोनेंट बनाते हैं तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, जो बच्चे नहीं ध्यान देते हैं, कंपोनेंट जब बना लेते हैं तो अरे तो इसके बाद ये वाला टी आप हटा दिया करिए। कंपोनेंट बनाने के बाद इसको हटा। चार फोर्सेस हैं मेरे, बॉडी हमारी रेस्ट में पड़ी है, तो अपोजिट फोर्सेस इक्वल होंगे नहीं होंगे? तो टी कॉस थीटा हमारा क्या हो गया? टी कॉस थीटा mg आया। Yes sir. What is t sin थीटा? बस और इनको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सम 1, m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर। देखो कितना टाइम लग गया, चीज वही आई, टाइम बहुत ज्यादा लग गया। इसलिए अगर आप वहाँ समझ लेते कि यार पाइथागोरस के रिजल्टेंट के लॉन्ग एस्पेक्ट से जाएगी तो मेरा काम आसान हो जाता। अच्छा, इससे एक फायदा और वहाँ से टी आ जाएगा, डिवाइड करने से टी आएगा कि एंगल आएगा? एंगल डिवाइड करने से क्या फायदा? डिवाइड करो, जब एंगल निकालना होगा तो डिवाइड कर रहा हूँ, देख डिवाइड करने से फिर एंगल आ जाएगा। tan थीटा a बाई जी, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, आप प्रॉपर लिख लीजिए। tan थीटा a बाई जी, ये पता है स्कूल का मेथड होता है, 11th क्लास का मेथड है। देखा कितना टाइम लग गया? वहाँ क्या था? बिल्कुल आसान था, ट्रायंगल से ही आंसर था। ओरल आंसर बच्चा देगा, वो आंसर तो लिखा रहेगा ना, ये सीधे देखिएगा, आंसर बताएगा। टी रिजल्टेंट आएगा, tan थीटा a अपॉन परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, a बाई जी आ गया। सर जो वो वाला केस था जिसमें लिफ्ट जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे डाउनवर्ड जा रही है, तो सर उसमें जो ब्लॉक है वो ऊपर की साइड मूव करने लगेगा फिर? क्यों ऊपर करेगा? अभी हम तुम्हें वीडियो में दिखाए थे, तो कैप कहाँ जा रहा था? डाउनवर्ड्स, नीचे जा रहा था, पर उसके रिलेटिव में जो ये क्या कहते हैं या कुछ नहीं कहते हैं, तुम भूल गए। चलो फिर भूल गए, कोई बात नहीं। जल्दी बता।
अरे गाय तो सर लिफ्ट के उसमें क्या कहते हैं, अगर हम लिफ्ट में बैठ के देखेंगे तो वो ब्लॉक तो ऊपर जाना चाहिए ना। तो अंदर बैठ के देखेंगे तो ऊपर जाता दिखेगा। सही बात है। ग्राउंड से देखेंगे तो नीचे जाएगा, लिफ्ट के अंदर बैठेंगे तो ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ग्राउंड से देखेंगे तो नीचे ही जाएगा। फिर से देखिए कैब देख कहाँ जा रहा है, कैब ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? आप कह रहा था कि लिफ्ट है तो जो कैप है वो उनके बीच में। हमेशा याद रखे, ग्राउंड से देखेगी तो कैप नीचे जाएगा। अगर तुम मेरे हाथ पे बैठ जाएगी तब लगेगा कैप ऊपर जा रहा है, क्योंकि गैप बढ़ता जा रहा है। समझ गई? हाँ सर, वही तो कह रहा था। अब समझ गई? यस सर। हाँ, तो ग्राउंड से कैप नीचे जाएगा, लिफ्ट के अंदर बैठ जाओगे तब लगेगा कैप ऊपर जा रहा है। चलो, तो ये चीजें आप समझ गए सभी लोग बच्चे? ट्रॉली वाला केस समझ में आ गया सबको? यस सर। बट इसमें एक नोट पॉइंट लिखिए रेड कलर से। रेड कलर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लिखिए, ये समझ नहीं पाएंगे अभी, मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, बट फॉर्मूला फिर भी लिखूंगा क्योंकि ये वर्क और एनर्जी का क्वेश्चन है रिलेटेड टू दैट डायग्राम, इसलिए बता देता हूँ। आप लिखिए थीटा मैक्स। जितना भी आंसर आया था पिछले वाले केस में उसका डबल आंसर देना। उसका डबल आंसर आप देना, ठीक है ना? 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स A by G। 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स A by G। हो गया? समझ आ गया सबको? यस सर। ये चलो पॉइंट नोट कर लेना बेटा। पता है क्या होता है ना, जब हम कार मूव करेंगे ना तो पहले पेंडुलम ज्यादा पीछे जाता है। फील कर लीजिए। समझाने के लिए तो वर्क और एनर्जी नहीं समझा पाऊंगा। जब आप एक्सेलरेट करेंगे ना तो सडनली पहले ज्यादा पीछे जाता है। और यहाँ पीछे जाके वेलोसिटी थोड़े टाइम के लिए जीरो हो जाती है। थोड़े टाइम के लिए जीरो हो जाती है। फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है। और यहाँ आके परमानेंटली ये रुक जाता है। अगर अंदर से बैठ के देखेंगे तो पहले काफी ऊपर जाता है, फिर यहाँ आएगा और फिर ये आके आराम से रुक जाएगा। तो ये हमारा जो केस है, जो ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं आप, ये इक्विलिब्रियम का केस होता है। अंदर से बैठ के देखेंगे तो आप इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और ये वाला केस है, इक्विलिब्रियम का केस नहीं है। राइट? ये मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन का केस है। और पहला वाला जो एंगल देख रहे हैं, छोटा वाला एंगल, ये इक्विलिब्रियम वाला एंगल एट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होती है, एफ नेट बटा 0 होती है। और जब मैक्सिमम पोजीशन पे आते हैं तो एफ नेट 0 नहीं होती है। डायग्राम बना के लिख डालो जरा। मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन पर वेलोसिटी 0 होती है, फोर्स 0 नहीं होता है। और इक्विलिब्रियम केस पे वेलोसिटी हमारी के बारे में इंफॉर्मेशन में जरूरत नहीं है, नेट फोर्स 0 होता है। जब वर्क और एनर्जी जाएंगे तो वहाँ स्प्रिंग वगैरह और करेंगे, फिर आप सीखेंगे। अभी अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस नोट कर लो कि हमने आंसर यहाँ 2 क्यों दिया है। क्या डायग्राम बना लिया?
नो सर, डायग्राम पहले बनाया करो, समझा करो बाद में, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में टीचर डायग्राम हटा दिया करते हैं, बोर्ड बहुत छोटा होता है ना, तुम्हारे पास स्पेस इतना नहीं है। चलिए देखिए, ये था केस शूडो फोर्स का। अभी हम जो फोर्स दूसरा है आपके पास, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। हमारा सूडो फोर्स हो गया, नॉर्मलेशन हो गया, टेंशन हो गया। पुली के क्वेश्चंस हम बाद में करा लेंगे। अभी हम जा रहे हैं फ्रिक्शन पढ़ाने। फ्रिक्शन पढ़ा के सारे फोर्सेज एक बार हो जाए, फिर मैं क्वेश्चंस पे चला जाऊंगा। देन इसके पास एक बार आइडिया बना लें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद हमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और देन हमें पढ़ना है रॉकेट प्रोपल्शन, राइट। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, रॉकेट प्रोपल्शन, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। हम टाइप्स ऑफ फोर्सेज ले रहे हैं, तो फ्रिक्शन भी अभी हम लेने जा रहे हैं। सारे फोर्सेज एक बार ले लेंगे। देखिए फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली रफनेस से रिलेटेड है। सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन है, रफ नहीं तो फ्रिक्शन नहीं है। राइट ना, रफ है तो फ्रिक्शन है, रफ नहीं तो फ्रिक्शन नहीं है। तो हमने एक सरफेस लिया, इस पर बॉडी रख दिया, और हमने इस पर फोर्स लगाया राइट साइड। बॉडी रेस्ट में पड़ी है। तो पहले इसका सारे फोर्सेज लगा लें। अब देखो 100% कोई चीज तो है जो बॉडी को आगे नहीं जाने दे रही है। आप फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं बॉडी रेस्ट में पड़ी है। इसका मतलब देखो नॉर्मलेशन का तो कोई यूज है नहीं। नॉर्मलेशन तो ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है। इसका मतलब है कि यार कोई फोर्स है जो इसे आगे नहीं जाने दे रही है, और जो भी फोर्स आ रही है वो नीचे के सरफेस से आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहीं कहीं जो इसका टेंजेंट है, मैं इसको हल्का सा गैप दे रहा हूँ। गैप देके मैं टेंजेंट बना रहा हूँ। देखो यहाँ ये जो नीचे वाला सरफेस है, इसका ईद सा कुछ बना देते हैं। ये रफनेस को शो कर रहा है। तो रफनेस होने से क्या हुआ कि नीचे वाले सरफेस के हर एक पॉइंट ऊपर वाले के बॉटम पॉइंट को आगे नहीं जाने दे रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, इसलिए हर एक पॉइंट इसको अपने से पास में रखना चाहता है, और इसलिए आगे नहीं जा रहा है। तो ये है, इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया हमने फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर आप ग्राउंड सरफेस पे बॉडी रखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लगेगा। अब जरा हम इसका इक्वेशन बना के जरा वैल्यू देख लेते हैं। तो आप देखो इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, राइट? कोई मूवमेंट नहीं है। तो अपोजिट फोर्सेज अगर हम देखें तो ये वाला अपोजिट फोर्सेज हैं इसके, एंड इसके अपोजिट ये फोर्स है। डबल लाइन डाल दिया। तो इक्वेशन फटाफट बना लें। तो एन क्या हो जाएगा हमारा? एन इज एमजी, एन इक्वल टू एमजी, और एफ कितना हो जाएगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। ऋतिक बताओ, सही है नहीं? सर ठीक है। बस तुम बोल दे, बस सही हो गया। आगे ना पूछना किसी से। मेरी बुलंद आवाज सबको सुनाई दे देगी। तो फ्रिक्शन फोर्स का कोई फार्मूला नहीं लगाया हम लोगों ने, जरा ध्यान रखिए। देयर इज नो फार्मूला फॉर द फ्रिक्शन फोर्स टिल बॉडी इज एट द रेस्ट। याद रखिए भैया, जब तक बॉडी रेस्ट में पड़ी होती है, फ्रिक्शन फोर्स का कोई फार्मूला मत ढूंढा करो। क्या फार्मूला लगाऊं? कोई फार्मूला नहीं है। जो तुम लगा रखे हो आंसर बता दे। जितना तुम लगाते हो फोर्स ना, उसी को आंसर बता दो। क्योंकि हमें फार्मूले क्या जरूरत है भाई? बॉडी चल रही नहीं है, तो जितना आप लगाओगे उतना मैं आंसर बता दूंगा। अब देखो
अब मैंने केस दिखा दिया कि भाई बॉडी पर फोर्स मैंने थोड़ा ज्यादा लगाया और यहाँ लिख दिया मूविंग, बॉडी इज मूविंग। बॉडी के अंदर मूवमेंट होने लगा, ठीक है ना, बॉडी मोशन में आ गई। तो बॉडी जब मोशन में आ जाएगी तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा अभी भी लगेगा, क्योंकि रफनेस तो है, रफनेस तो कहीं गई नहीं। अब 100% जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारी एफ तो नहीं हो सकती, क्यों, बॉडी चलेगी नहीं अगर एफ हो जाएगी कि नहीं। बॉडी मोशन में है तो एफ हो ही नहीं सकती। अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो मुझे फार्मूले से निकालना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला बताना भैया। सम कांस्टेंट, हाँ मूविंग कंडीशन में तो आगे या साथ में के लगा देगा, के फॉर काइनेटिक, मतलब बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो म्यू के ले लिया, टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू के जो हमारा होगा बेटा वो हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में, और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg। तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमारा होगा, इसका नाम क्या रख देंगे यहाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन। लिखिए जरा, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ लिख देना नॉट ऑलवेज। क्यों ऑलवेज नहीं होगा, मैं इसको यहाँ दिखाना भी चाहूंगा अभी, लेकिन मैं पहले एक और चीज बता दूं तब। ये क्वेश्चन मार्क डाल दो, हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों हमेशा नहीं होता है। हाँ, एक और चीज दिखा देते हैं कि बॉडी हमने लिया, फोर्स हमने लगाया और इसने मोशन तो नहीं लिखा, लेकिन जस्ट वर्ड डाला, जस्ट मूव और मूविंग में कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही केस है? डिफरेंस है। मैं चाहूंगा कोई बताए मुझे कि जस्ट मूव में और मूविंग में कोई डिफरेंस है या एक ही केस है दोनों? डिफरेंस जस्ट मूव बॉडी चल रही कि नहीं चल रही है? आप जस्ट टू मूव लिखिए, मतलब अगर तुमने थोड़ा सा भी लगाया, थोड़ा सा भी फोर्स अगर इंक्रीज कर दिया तो बॉडी चलने लगेगी, है ना? ये मतलब हुआ ना इसका? तो बॉडी अभी एक्चुअली मूवमेंट में नहीं है, बॉडी मोशन में नहीं है, बॉडी के अंदर कोई मोशन नहीं है। मैं इसको यहाँ से पेज हटाता हूँ। सर एक फ्रिक्शन और फोर्स हम लगा रहे हैं, उन दोनों के बीच में सर कुछ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस से कोई वो नहीं जनरेट होता, तो क्या सर कुछ ऐसी चीज हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे सडनली तो पलट जाएगी बॉडी। समझ रहे हो? ज्यादा फोर्स खींचोगे ना तो बॉडी ऐसे टिल्ट हो जाएगी, ऐसे पलट जाएगी। बट लॉज ऑफ मोशन में पलटना मत है ना, थोड़ा लगाना, मत लगाना। लॉज ऑफ मोशन में पलटना नहीं हो तो फिर रोटेशन मोशन का क्वेश्चन बन जाएगा। ओके सर। देखो बेटा, जस्ट मूव का मतलब बॉडी चल नहीं रही है, और यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स हम बताएंगे वो भी हम दो तरह से बता सकते हैं। क्योंकि बॉडी नहीं चल रही है, चलने वाली है, चल नहीं रही है, तो मैं बोलूंगा बेटा आगे पीछे वाला फोर्स इक्वल होगा, नंबर एक। या फिर इसका फार्मूला भी है कि आप यहाँ फ्रिक्शन बताना है तो आप म्यू के साथ एफ लिखेंगे और फिर नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे। पॉइंट समझ में आया? नहीं आया समझ में? अरे भैया F इक्वल टू F तो लिखूंगा ना भाई, बॉडी नहीं चलेगी तो मैं बोलूंगा आगे पीछे वाला इक्वल होगा, ये तो मैं लिखूंगा ही। और यहाँ S फॉर
स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक नहीं, बताओ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, बोलो जरा कोफिशिएंट ऑफ हाँ, देखो मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन का स्टैटिक का तो कोई फार्मूला नहीं भाई। अरे समझ रहे हो तुम लोग? स्टैटिक का कोई फार्मूला नहीं भाई, स्टैटिक का कोई फार्मूला नहीं है। जितना लगाओगे पीछे आंसर बताओ। फार्मूला दो है बस, काइनेटिक के लिए और लिमिटिंग के लिए बस, ओनली फॉर लिमिटिंग एंड काइनेटिक। तो इस एफ के साथ हम एल लगा देंगे, एफ एल एस। आप लगा दीजिए एफ एल एस नीचे। अगर प्यार से पढ़ा जाए ना बेटा, 11th की जो फिजिक्स है वो 12वीं से बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है फिजिक्स 11th की। बट ये मैकेनिक्स है, टफ थोड़ी लगती है, बट समझ में आता है। 12वीं की फिजिक्स समझ नहीं आती, इजी है, अंडरस्टैंडिंग आप करते चले जाते हो क्योंकि आसान होती है। फील कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली कुछ समझ नहीं आता, हम करते जाते हैं। तो मोर थ्योरी है, लेस न्यूमेरिकल है। यहाँ क्या है, यहाँ कोई थ्योरी नहीं है, बीच में कोई एक आध लाइन आ जाती है और आगे सब इसमें केसेस हैं, क्वेश्चंस हैं, डायग्राम्स हैं, उनको एक्सप्लेन करो। तो अभी मैं पेज हटा दूं पूरा। यस सर। तो इसको डायग्राम के फॉर्म में बना लो। तो आपने देखा बेसिकली 3 तरह के फ्रिक्शन हमें दिखे। एक हमें स्टैटिक नजर आया, एक काइनेटिक दिखा, तीसरा हमें लिमिटिंग स्टैटिक दिखा। तो जो इसमें ग्रीन लाइन में बना रहा हूँ, ये सभी स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन है, स्टैटिक। और पीक पे जो पॉइंट दिख रहे हैं, पीक वाला पॉइंट है, ये हमारा लिमिटिंग स्टैटिक होता है। ये हमारा लिमिटिंग स्टैटिक होता है। और इसके बाद थोड़ा सा डाउन कर देना, हल्का सा डाउन करके फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना। थोड़ा सा डाउन करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना। ये हमारा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये सारा कुछ क्या है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये सब काइनेटिक है, स्टैटिक। टॉप पॉइंट वाला पॉइंट क्या है, लिमिटिंग है। यहाँ फ्रिक्शन दिखा देना, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लिखना। तो एक बात बताओ, किसी को पता है बेटा एंगल क्या होना चाहिए? वर्सेस विद दिस एंगल, ये वाला किसी को याद हो? बताओ। 45। रीजन बताओ। क्योंकि उसमें एफ अप्लाइड और जो फ्रिक्शन है वो सेम ही होगा उतने तक, स्टैटिक तक। देखो ये जितना अप्लाई किया उतना फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक में दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ऑलवेज जितना ये होगा। इसलिए हमेशा बेस हाइट दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 45 डिग्री बनेगा। याद रखिए बेटा, स्टैटिक के लिए कोई फार्मूला नहीं है, लिमिटिंग के लिए फार्मूला है म्यू एस एन, काइनेटिक के लिए फार्मूला है म्यू के एन। और आप देख सकते हैं डायग्राम में काइनेटिक लिमिटिंग से थोड़ी नीचे है। ये इसका था कॉन्सेप्ट। जैसा पीछे मैंने ऑब्जेक्ट किया है कि बेटा हमेशा म्यू नहीं होता, तो जरा उस पर हम नजर डालें क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं। देखिए बॉडी को हमने पुल किया बाय सम एंगल। और फिर हमने पुश किया है, इसी बॉडी को हमने पुश किया है। पुश करने वाला एरो इधर दिखा दूं। एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन। ये भी थीटा एंगल हो गया, ये भी थीटा एंगल हो गया। आए दोनों बहुत डिटेल्स।
फर्स्ट केस में mg माइनस। अच्छा, दूसरे केस में बता रहे हैं sin थीटा प्लस mg प्लस f sin थीटा होगा। आए बाकी बच्चे भी देखें। बाकी बच्चे देखो कैसे आंसर बता रहे हैं लोग। f को पहले रिजॉल्व कर लेते हैं, f cos थीटा f sin थीटा। f cos थीटा अपवर्ड हो जाएगा f sin थीटा। नॉर्मल एक्शन दिखा देना ऊपर की तरफ। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। mg डाउनवर्ड दिखा दो। mg नीचे दिखा दो, नॉर्मल ऊपर दिखा दो, f cos थीटा राइट दिखा दो, f sin थीटा ऊपर दिखा दो अपवर्ड। सेकंड डायग्राम में एरो देखो बेटा, एरो इसका अंदर है ना। देखिए एरो अंदर है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वाली एरो भी ऐसे दिखाएंगे f cos, और ऊपर रिजॉल्व करेंगे तो एरो अंदर है ना, तो ये वाली एरो नीचे ही दिखाएंगे ऐसे एरो दिखा देंगे f sin, ऊपर नॉर्मल, डाउनवर्ड mg, ऊपर दिखा दिया नॉर्मल और नीचे दिखा दूंगा आ गया समझ में? यस सर। तो अब देख लो कोई दिक्कत है नहीं। मैं पहले बार देखो जब रिजॉल्व करूंगा तो मेरी आदत है मैं इसको हटाऊंगा। अब मैं ऊपर नीचे इसको भी हटा दूं, मुझे ऊपर नीचे की फोर्स से ज्यादा मतलब है। चलो लगा देता हूँ, कोई नहीं। f cos थीटा लगा दिया। अब बताओ बेटा ऊपर नीचे वाले फोर्स से ध्यान से देखो, ऊपर है कैपिटल दिख रहा है, दूसरा आपको f sin थीटा दिख रहा है ऊपर। डाउनवर्ड में आ रहा है mg नजर आ रहा होगा mg, और f क्या हो जाएगा नॉर्मल देखो आ गया mg माइनस f sin थीटा। सेकंड डायग्राम देखो आप तो n ऊपर है और एक मिनट यहाँ भी अननेसेसरी फोर्स हटाता हूँ पहले इसको हटाओ। तो आप देखो बेटा mg f sin थीटा डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड, n अपवर्ड है ना, n अपवर्ड f sin थीटा डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड। सो f sin थीटा प्लस mg हम क्या लिखेंगे? f sin थीटा प्लस mg हो जाएगा नॉर्मल नहीं, mg डाउनवर्ड f sin थीटा डाउनवर्ड, सो mg प्लस f sin थीटा इज अ नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर हुआ? अब बाकी लोगों को भी समझ आ गया जो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। तो सेकंड केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखेंगे आप लोग? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, ये आ जाएगा देखिए। और फर्स्ट केस में भी फ्रिक्शन फोर्स देखो आ गया म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, जो कि म्यू mg नहीं है। तो आपको समझ आ गया ना कि म्यू mg कब होगा। अब बताओ म्यू mg के लिए क्या देखेंगे आप लोग कि म्यू mg रहे नॉर्मल। जब फोर्स कैसे लगेगा? राइट, यही सब फिजिक्स में यही थ्योरी होती है कि आप कोई चीज लिखते हैं तो आप सब नहीं लिख सकते। ये चीज का ध्यान रखना है ना। अगर फोर्स को हॉरिजॉन्टल लगा देंगे तो ओनली mg आएगा नॉर्मल, नहीं लगाएंगे देखिए ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, मोर देन mg भी आ सकता है, लेस देन। बताओ जरा किसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, पहले वाले में दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। सेकंड फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है। तो ये बताओ किसको किस केस में ड्राइव करना आसान है, पुश वाले में या पुल वाले में? पुल वाले क्वेश्चन लिख दो, आंसर आपको पता लग गया है। क्वेश्चन 11th में आते थे, व्हाई पुल इज इजियर देन पुश। पुल इज इजियर देन पुश।
तो ठीक है, समझ आ गया, चलिए आगे मूव करें। पहला डायग्राम रेफर करेंगे। एक और क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा पेपर में आता रहता है। आप लोग बाद में अभी ड्राइव करने जा रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा हम सजेशन देंगे आप लोग एग्जाम में रट के जाना, इसे करना मत। डायग्राम फर्स्ट डायग्राम रेफर करेंगे। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। पहला केस बना लो, पहला डायग्राम बना लो, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स टू ड्राइव ब्लॉक। थीटा नहीं दिया है, थीटा इज नॉट गिवन। हमें बताना है कि हम सॉरी मैक्सिमम नहीं यार, मैक्सिमम नहीं, सॉरी मिनिमम। मैक्सिमम काट देना, मिनिमम। एटलीस्ट कितना फोर्स लगा के बॉडी को ड्राइव करनी पड़ेगी ये निकालना है। मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स निकालना है। तो देखिए सब कुछ हुआ पड़ा है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इसलिए अभी कर लो। तो बेटा ड्राइव करने के लिए जो राइट साइड फोर्स डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये एफ कॉस थीटा दिख रहा होगा, है ना, एफ कॉस थीटा दिख रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड जो लगेगा वो क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो अगर एफ कॉस थीटा ग्रेटर हो जाए या एटलीस्ट इक्वल हो जाए किसके, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल के, तो ये ड्राइव हो जाएगी आराम से बॉडी, है ना। एन की वैल्यू डाल देते हैं, एन की वैल्यू डाल दीजिए। अब आप ब्रैकेट खोलो। ब्रैकेट खोलो, राइट हैंड साइड ब्रैकेट खोलो। खोल दिया, लेफ्ट ले लो सबको, सभी को लेफ्ट लो। एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा ग्रेटर नॉट इक्वल टू म्यू एम जी। एफ यहाँ से लिखो ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब एंगल पता नहीं, एंगल क्या मुझे नहीं पता। मेन प्रॉब्लम एंगल की है। अब एंगल निकालने के लिए क्या करूं, कोई सजेशन देगा एंगल निकालने के लिए क्या करूं? डिफरेंशिएशन। किसे? डिनोमिनेटर। एफ को डिफरेंशिएट कर दूं? यस सर। मैक्स तो आप लिखिए, अब देखिए रूल है कि कोई क्वांटिटी मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट अगर करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव आना चाहिए जीरो। इसे क्या आना चाहिए, जीरो। तो आप इसको करिए डिफरेंशिएट। कॉस का क्या होगा डिफरेंशिएशन? साइन का हो जाएगा प्लस कॉस। अब यहाँ से आप
tan थीटा निकाल लो, sin बाई cos tan थीटा, राइट हैंड साइड आ गया म्यू। अब tan थीटा से हमें एक्चुअली फोर्स निकालना है, हमें एंगल नहीं पता, बट एंगल तो नहीं निकाला, लेकिन tan थीटा हमने निकाल लिया अभी। तो अब हमें हमारा आंसर जो होगा वो कैपिटल एफ आंसर होगा, और कैपिटल एफ जो आंसर है वो देख सकते हैं क्या है यहाँ। कैपिटल एफ मेरा आंसर है mg अपॉन म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। अब आप लोग बेटा tan थीटा हमें पता है, sin cos तो नहीं पता है, तो tan थीटा से sin cos कैसे निकालें? तो टेबल बनाने के लिए तो आप टेबल से करो, क्योंकि साइन टेबल ओवर नहीं मिलेगी। आप एक काम करो, आपने ट्रायंगल बना ट्रायंगल बना के tan थीटा होता है हाइट अपॉन बेस, तो tan थीटा जो हमारा होगा हाइट क्या है देखिए म्यू, हाइट म्यू बेस 1 है ना, हाइट इज म्यू बेस इज 1, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब आराम से फोर्स वाले फॉर्मूले में ये सब लिख दो आप, ये सब लिख डालो। फोर्स के फॉर्मूले में बेटा ये सब लिख डालो, लिखो। तो म्यू mg cos साइन लिख डालो, cos थीटा क्या डायग्राम बताइए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एंड व्हाट इज sin थीटा? क्या है sin थीटा? ट्रायंगल से बोलो म्यू बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सॉल्व कर ले, आंसर है, फाइनल आंसर है। यार ये ऑप्शन कहाँ गया? मीट वाला टोटल बैच में 56 बच्चे हैं। विदुषी, तनुज, बंसल। तनुज बंसल अपना है क्या बैच वाला? तनुज है? तनुज बंसल कनेक्ट हो, बैठ रहा होगा, बोलेगा नहीं हो। अरे सुनाएंगे नहीं भाई कुछ, तनुज बंसल बोल दो एक साथ नो, कुछ क्या करते हैं ना, देखो इसने कनेक्ट करके और क्लास आ रही है ना, वो क्लास इसके बाद निकल लेते हैं, होगा बोलेंगे। मैं क्यों बोलूंगा यार, वो छोड़ के चला गया देखो क्लास। हेलो तनुज, हेलो सर, कौन बोल रहे हो? सर बादल बोल रहा हूँ सर। बोलो बादल। अभी आया क्या तुम? कोई
ओके कनेक्ट कर दूं। ठीक है, आप रिएक्शन वाला डायग्राम हमने देखा है कि बहुत मेहनत के बाद आंसर आया, जो आंसर आया वो रट जाना, क्योंकि मैं कहीं फाइनली एक बार जब कर लेंगे तो आपको बाद में याद आएगा कि बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आंसर दिखता है, तो एक बार कर लेंगे तो आपको जब एक क्वेश्चन के साथ 5-7 नंबर आप लगा देते हो ना, फिर उसके रिजल्ट में याद रहते हैं। नहीं भी याद है तो आंसर ऑप्शन आते ही याद आ जाता है, याद लिखा हुआ लग रहा है, फिर लगा के फिर आंसर मार देते हैं। लेकिन एक बार करा होना चाहिए ढंग से, एक बार करा हुआ होगा ना, आपको याद आ जाएगा कि यार बड़ा क्वेश्चन वाला है। चलिए 3 मिनट का फॉर्मूला है, डायग्राम से रिलेटेड था। अब देखिए एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ दो चीज डालेंगे, एंगल ऑफ रिपोज एंड कॉन्टैक्ट फोर्स, एंगल ऑफ रिपोज एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहले कॉन्टैक्ट फोर्स बता दें, फिर एंगल ऑफ रिपोज में जाते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए बॉडी है, प्लेन से परत दिया हमने, ये लग गया फोर्स, दैट इज कैपिटल एन। फ्रिक्शन लगा देना, क्योंकि थोड़ा आगे लगाएंगे, नीचे लगा देना। mg नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा। और बेटा जो रिजल्टेंट आता है इसका नाम होता है रिएक्शन फोर्स। रिजल्टेंट आप देख रहे हैं ना, इसका नाम होता है रिएक्शन फोर्स। इसको पर आप लिख दो रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। और एन फॉर नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल एंड रिएक्शन। इसे नॉर्मल रिएक्शन भी बोला जाता है, नॉर्मल रिएक्शन भी हम बोलते हैं। तो व्हाट इज नॉर्मल वर्ड? ये नॉर्मल वर्ड का मतलब क्या है? क्या हम रिएक्शन फोर्स को वाले रिएक्शन फोर्स नॉर्मल बोल सकते हैं? नो सर, नॉर्मल बोल नॉर्मल कब बोल सकते हैं? 90 डिग्री होगा तो नॉर्मल बोलेंगे, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, ये मतलब हुआ ना। नॉर्मल फोर्स अलग है, रिएक्शन फोर्स अलग है। तो रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स हो भी सकता है, नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है पहले अपेक्षा फोर्स का मुझे आप बताइए। 200 रुपए दे जाना मेरे एक बुक लेकर आनी है, एक बार वहां जाना पड़ेगा। आ जाऊंगा देखा आ गया रिजल्टेंट। और यहाँ पे लाइन बना दूंगा, ये टाइम देता हूँ, ये फ्रिक्शन हो जाएगा यदि तो आएगा हमारा बाय नॉर्मल रिएक्शन। ये थीटा का नाम क्या है? एंगल ऑफ रिपोज होता है, मुड़े हुए थोड़ा पढ़ के होता है, लाइन सर्कल करता है। अब लग रहा है कि सर्कल का हेडिंग डाला हुआ है, एंगल ऑफ रिपोज है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंगल होगा, इसलिए मैंने पूछा है। हेडिंग डाला हुआ एंगल ऑफ रिपोज लग रहा है और क्या? अरे एंगल ऑफ याद रखो, एंगल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, राइट? लिख दो जरा। एंगल ऑफ क्या है? रिजल्टेंट एंगल बिटवीन रिएक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन।
ठीक। Excuse me, sir. Sir. निकाल लगा ये लिख रहा ऋतिक 5 मिनट रह लिया आवे तो आ जा 12 बजे में जल्दी करे ना लगा गए तो गाड़ी ले ले जल्दी भाग के। आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन और इस समझ में आ गया? देखो जरा अगर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं लेते हैं, लेट यूज 0 राइट, फ्रिक्शन लिया ही नहीं। तो अगर फ्रिक्शन लिया ही नहीं तो तब क्या होगा? तब आपका रिएक्शन फोर्स कहाँ चला जाएगा? एकदम ये लाइन घूम के वहीं बराबर। हाँ देखो ये अब तो ये आवाज सब लोग पहचान रहे होंगे किसकी आवाज है? ये है ऋतिक रोशन की आवाज है। ऋतिक इसने पूरा हिला दिया भाई। इसको गर्मियों में मुझे अकेले पढ़ाना पड़ा 2-3 दिन। ऋतिक बहुत तेज है लड़का। क्वेश्चन तो अच्छे पूछते। ऋतिक कितने नंबर तेरे आ रहे हैं अभी इस साल? सर 500 500 से कहाँ होगी बात? यहाँ देखो एक लड़की और बैठी है 600 वाली। आदित्य कितने नंबर थे? सर 600। करेक्ट 600। देखो ये भी बैठी हुई है। अभी उम्मीद में होगी। अभी सेकंड काउंसलिंग अभी है, उसके बाद थर्ड काउंसलिंग होगी। नहीं सर, फिर मॉकअप होगा। अच्छा चलो ठीक है। हम तुम्हें बताए थे ना 2 चीजें हैं, या तो अच्छी जगह हो जाए या हो ना। हाँ जी सर। हाँ क्योंकि मैं तो बड़ा सीधा चलता हूँ कि मेरी उम्र कोई जा नहीं रही है। हमारे एज तो जा छोटे हम लोग वही तुम सारे छोटे हो भी, इसलिए उम्र जाने इसलिए हो जाए अच्छी जगह हो जाए या अगले साल बहुत अच्छी जगह हो जाएगा। इसको आप 600 से 700 में 100 नंबर पूरे साल तो बढ़ेंगे ही नहीं बढ़ेंगे बता नहीं 100 बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे पूरे साल झक मारेंगे बैठ के फिर से सारी लाइनें पढ़ोगी बैठ के एनसीईआरटी पढ़ोगी क्वेश्चन करोगी तो एक पूरे 6 महीने में क्या हर सब्जेक्ट में 15 नंबर तो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे बताओ? हाँ जी सर। अब तो वहीं पहुंच जाएगी जहाँ अनन्या पहुंची हुई है। तो बेटा ऐसा नहीं है। आप ये समझ लो कि मुझे हर जो लास्ट ईयर किया था मुझे हर सब्जेक्ट में 15 नंबर 20 नंबर 15 नंबर 20 नंबर का एवरेज बढ़ाने हैं। तो बस हमारे हो गया काम आगे। इसलिए कभी भी अंदर से ना टूटना मत। अंदर से हमेशा स्ट्रॉन्ग सभी लोग रहिए कि आप फेल नहीं हो। कंपटीशन में कोई पहली बार फेल नहीं होता है। कंपटीशन में रह जाता है। कंपटीशन में कोई फेल नहीं होता। स्कूल में पास फेल होता है। न शर्म करनी है न किसी का नजर झुकानी है। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन लोग बहुत करते हैं। बहुत प्रिपरेशन करते हैं। अभी तो उसने देखा मैंने बताया था एग्जाम्पल ना करोड़पति वाला कि वो 5 साल प्रिपरेशन की
है। एक लेडीज नहीं, पहली वाली जो आई थी करोड़ रुपए जीत गई, आईपीएस की। हाँ, आईपीएस लड़की थी वो। 5 साल 5 ईयर तैयारी की ना, इसके बाद जाके आईपीएस बनी। तो उसे थोड़ी नहीं पता था कि आईपीएस बन जाएगी। 5 ईयर प्रिपरेशन किया। पहले इंजीनियरिंग के बाद। हाँ, 5 साल उसने आईपीएस की तैयारी की। उसका देखिए कितना सॉफ्ट नेचर था, कितने अच्छे से बात कर रही थी। तो अच्छे इंसान अगर आप हैं और अच्छी मेहनत करते हैं बेटे, आप 100% कुछ न कुछ करेंगे, ऐसा नहीं। चलिए, तो ये रिएक्शन ऊपर हो गया, नॉर्मल ऊपर मैच कर गया। अभी देखिए, क्योंकि फ्रिक्शन जब घटेगा तो मैच बन जाएगा, मैच हो जाएगा और रिएक्शन हमारा नॉर्मल बन जाएगा। यहाँ आपको हाथ जोड़ना मत। रिएक्शन हमारा नॉर्मल बन जाएगा। समझ आ गया पॉइंट? यस सर। चलिए मैं पेज पूरा पेज हटा रहा हूँ। समझाने जा रहा हूँ। इसमें क्या नहीं है सर, पापा खराब है, तो मुझे लग रहा है क्लास ज्यादा है। हमारी होगी, ले रहे होंगे। ठीक, क्लास है क्या? देखना शेड्यूल। अच्छा ठीक। चलो क्या होता है? आप ले लो या कॉपी आप देख रहे हैं, कॉपी पे कोई मोबाइल रख लो, अपने कॉपी मोबाइल रख लो और धीरे-धीरे कॉपी टर्न करो। एक साइड को उठाओ तो एक पॉइंट आएगा कि एकदम से मोबाइल करने वाला होगा। आप करना है, मैं करूं तो मोबाइल को करने वाला होगा, मतलब जिस समय करने वाला है, मतलब करना नहीं है, जस्ट लिखना है। देखो यहाँ लिखना है जस्ट टू मूव। वही केस है जो लिमिटिंग वाला केस था। तो यहाँ नॉर्मल में लगा दो ऊपर की तरफ, कैपिटल एन, ऐसे नॉर्मल लगाना 90 डिग्री पर। सरफेस के लॉन्ग फ्रिक्शन लगाना कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा। जाना कहाँ चाहता है? नीचे जाना है कॉज ऑफ mg sin थीटा ये बिकॉज ऑफ जाना चाहेगा, इधर फोर्स आएगा cos थीटा mg cos थीटा डाउन प्लेन आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम के केस में सारे बैलेंस बताओ फ्रिक्शन लगेगा अपवर्ड अप टू द प्लेन, क्लियर? योगा अपवर्ड अप टू द प्लेन, अपवर्ड टू द प्लेन, अपवर्ड टू द प्लेन। अब ये एंगल अपोज एंगल बन जाएगा जब ये जस्ट फॉरवर्ड लिखा रहेगा। जस्ट अबाउट लिखा है ना, तो आप समझ लो कि ये हमारा बन जाएगा अपोज एंगल। तो अबाउट टू मूव, थीटा इज कॉल्ड अपोज एंगल। समझ आ गया आप लोगों को? एंगल ऑफ अपोज एक्चुअली ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन प्लेन है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट बॉडी एट इक्विलिब्रियम, जस्ट फॉरवर्ड रहेगा। और निकाल भी लेते हैं, चलो नीचे हो गया sin थीटा,
down to sin theta up to the plane होगा mu times of normal। जोर लगा दे लिमिटिंग केस है ना, लिमिटिंग केस जल्दी 5 मिनट रह रही है। लगा राइट। जब भी जज बताना लिखेंगे उस पर क्या बताऊं नहीं लग रहा है क्यों मोबाइल चलना नहीं चाहिए वाला हो तो करना है तो होगा एंगल ऑफ फोर्स। फिर से 3 मिनट रहेगी। ओके 2 मिनट लिया। अब थोड़ा भी अगर करने लगेगा क्लियर हुआ पॉइंट। देखो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया हमारा एमजी कैंसिल, तो रिवर्स आ गया tan थीटा। 1 मिनट रिवर्स इज इक्वल टू tan थीटा। इसमें मैं आपको तीन बता दूंगा डायग्राम। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्स। Contact force is a reaction force. Contact under root, diagram under root। क्या मतलब है contact force का? Friction force प्लस डालो यहाँ से। फ्रिक्शन यहाँ डालो। होगा आएगा। करने की tan थीटा ना, तो sin बाय cos mg cos नो सर mg अब जो है बता दो यार, भाई कौन सा है आएगा। आएगा 12 बज गए 12:01। तो अगर बॉडी प्लेन पे रखी है याद रखना, जस्ट मूव या रेस्ट वर्ड हो तो हमेशा आप लोग नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स बताना। तो तीन चीजें यहाँ नाम दिया गया, मिल देखा जाए। एक नॉर्मल का वर्ड आया, एक रिएक्शन का वर्ड आया, रिएक्शन फॉर कॉन्टैक्ट फोर्स।
और फिर आया नॉर्मल अटैक फोर्स और एंगल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन सारी चीजें आपने देखी। अब जो हमने ये किया अभी ये एंगल मोर देन रिपोज कर दिया है, थीटा ग्रेटर देन लिखना थीटा रिपोज लिख दीजिए जरा केस। तो अगर ज्यादा होगी बॉडी लाइट करने लगेगी ना। बोलो भाई अगर आप ज्यादा ले लेंगे ना रुको जरा इसमें रुको।